हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 1962 का जो वॉर है हम उसको कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धोखे से लड़ी गई एक लड़ाई जिसमें हमको सिर्फ धोखा दिया गया। आज़ादी के बाद भारत और चाइना के बीच के जो संबंध हैं बहुत अच्छे थे। शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पीस मेकर की इमेज बनाने के चक्कर में एक ऐसी गलती कर दिए, एक ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे ऐसे शख्स पर या ऐसे देश पर विश्वास किया जिसके खून में ही दगाबाजी या धोखेबाजी थी। और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हमने बहुत सुने और उसके जस्ट बाद हमने देखा एक ऐसा भयावह मंजर जिसकी कीमत भारतीय सैनिकों को, भारतीय जवानों को चुकानी पड़ी। 1962 का जो वॉर था, उस 62 का जो वॉर था, उस वॉर में सबसे ज़्यादा लॉस इसी चीज़ का हुआ कि हम अपने सैनिकों को खो दिए। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम आज़ादी के बाद से बहुत सारे इश्यूज थे, इनको रिजॉल्व करने में लगे हुए थे। अपनी मिलिट्री एयरफोर्स को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया था जितना हमको करना चाहिए था। लेकिन चाइना ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाकर हम पे धोखे से हमला कर दिया। उसके बाद भारत अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहा। आज हमने अपनी मिलिट्री जो पावर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब हम हर तरीके से सक्षम हैं किसी भी धोखे या किसी भी गलत इरादे का जवाब देने के लिए। और अभी जो चाइना का एक थ्रेट अक्सर हमको देखने को मिलता था, उसके लिए हमने एक एयरबेस को फिर से तैयार कर दिया है जो 1962 के वॉर के बाद से बंद था। 1962 का जो वॉर था, वहाँ हम इतने परेशान क्यों हुए या इतनी प्रॉब्लम का सामना हमको क्यों करना पड़ा? उसके पीछे कारण था कि कनेक्टिविटी। इंडिया, चाइना ऊपर है, ऊपर से अटैक कर रहा है और वहाँ हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या एयरवेज कनेक्टिविटी हो। हम बहुत बड़े लेवल पर उस पर काम कर रहे हैं और अब एक नया एयरवेज हमने स्टार्ट कर दिया है जो कि 1962 के बाद से बंद था। इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये IR और इंटरनल सिक्योरिटी में आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, GS सेकंड और GS 3। आप इस इमेज को देखिए, ये हमारे महान सैनिक, हमारा प्राइड, हमारा सम्मान, और ये है हमारा न्योमा एयरवेज। इसको लद्दाख में फिर से स्टार्ट किया गया है, रीओपन किया गया है। लद्दाख जो भारत का मान, सम्मान, सब कुछ है। प्रकृति की बहुत ही सुंदर अनुपम धरोहर जो है वो हमको लद्दाख में देखने को मिलती है। इस एयरवेज को शुरू करने के ढेर सारे मायने होंगे, आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके डिटेल्स को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। 1962 की जंग के बाद न्योमा एयरवेज फिर शुरू। चीन बॉर्डर के पास लद्दाख में 13,000 फीट ऊंचाई पर बना एयरफोर्स चीफ ने लैंड किया एयरक्राफ्ट। हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड किया है। हमने एक मैसेज दिया है कि अब हम यहाँ पर शक्तिशाली हैं। देखो, ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, वहाँ पर मिलिट्री के कंपैरिजन में एयरफोर्स ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। और अभी जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं उन लड़ाइयों में एयरफोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम पूरे तरीके से स्ट्रेंथनिंग करने पे लगे हुए हैं एयरफोर्स को, और ये नया मतलब इस एयरबेस को फिर से शुरू करना एक मैसेज है कि हाँ, हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है और हम किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अगर हम रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो रिश्ते बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि डर कर रहे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं और वो गलती हम फिर से नहीं करना चाहते जो हमने 1962 में की, या धोखे से आपने जो हरकत की उस हरकत को हम दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये इतनी ऊंचाई पर हमने अपना नया एयरबेस फिर से शुरू कर दिया है, ध्यान रखिएगा। देखो, ये अपना प्यारा भारत है और ये लद्दाख है। लद्दाख में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये चाइना तिब्बत का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ लद्दाख में हमने जो न्योमा एयरवेस है इसको फिर से शुरू कर दिया है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है। यहाँ हमारी कनेक्टिविटी मुश्किल होती थी, तो सरकार ने अब कनेक्टिविटी को काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिया है, जिससे कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी इशू होता है, तो हम बड़े आसानी से यहाँ पहुँचें और हर एक जो मूवमेंट है या इवेंट है उसको काउंटर कर सकें बढ़िया तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई,
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ और पीडीएफ के साथ में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, परिचय। न्योमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में एलईसी के पास स्थित न्योमा एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को पुनः शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 12 नवंबर 2025 को पुनः शुरू कर दिया है। वायुसेना एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विमान उड़ाकर यहां लैंडिंग की और एयरबेस का उद्घाटन किया। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, इन्होंने एक विमान उड़ाया। इसका नाम आपसे कोई पूछ सकता है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है C-130J। इसको उड़ाया, यहाँ पर लैंडिंग की और इसका ऑफिशियली उद्घाटन किया। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री और ये हमारे एयर चीफ मार्शल ने लैंडिंग करके बताया कि यस हम पूरी शक्ति के साथ तैयार हैं अब किसी भी हरकत का, किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए। मुख्य तथ्य क्या है? पूर्वी लद्दाख एलएसी से लगभग 25 किलोमीटर। आप सब लोग बार बार देख रहे होंगे एलएसी। देखो, एलएसी को जब भी आप लोग देखते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से आप इसको जानते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये सब हमको 1962 का जो वॉर है उस वॉर के परिणाम स्वरूप देखने को मिली कि ये एक तरीके से युद्ध विराम रेखा है भारत और चाइना के बीच में। आप सब लोग जब लद्दाख को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एलएसी एक लाइन है और उसके उधर एक हिस्सा है लद्दाख का जिस पे इलीगल कब्जा है चाइना का। तो 1962 में ये उस वॉर के बाद समझौते के दौरान इसको बनाया गया था। तो एलएसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब मान लो ये एलएसी है, यहाँ से ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से चाइना जो है, इस चाइना को काउंटर करना अब काफ़ी आसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई है 13,710 फीट। दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेसों में से एक, जो हाई एल्टीट्यूड एयरबेस है उनमें से एक बन रहा है हमारा न्योमा एयरबेस। रनवे की लंबाई है 2.7 किलोमीटर। लागत है लगभग 218 करोड़। और प्रोजेक्ट का निर्माण किया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पहले शुरू हुआ था 1962 में और युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया था। दूसरी शुरुआत 2009 में की और अभी वर्तमान हमने आधुनिक रूप से इसको 12 नवंबर 2025 को फिर से बनाकर बेहतर कंस्ट्रक्शन के साथ इसको शुरू कर दिया है, बढ़िया निर्माण करके। तो न्योमा एयरबेस कहाँ है? लद्दाख में है, पूर्वी लद्दाख में है, एलएसी के बिल्कुल पास में है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, फिर इसको बंद कर दिया गया था, फिर प्रयास किया, फिर जब हमारी 2020 के आसपास झड़पें होना शुरू हुई चाइना के साथ तो फिर 2023 में हमने इसको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना शुरू किया और अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरबेस के साथ ये काम कर रहा है और भारत की जो एयरफोर्स है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, न्योमा लद्दाख का चौथा एयरबेस है। इससे पहले एक लेह है, फिर कारगिल है, थोइस है और न्योमा, ये नया है, सबसे न्यू यही है, इस बात को ध्यान रखना। और हाईएस्ट बैटल फील्ड में से एक ये आते हैं, आप इसको ध्यान रखना। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है दौलत बेग ओल्डी DBO, जो 16,700 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। न्योमा एयरबेस का रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप समझिए और ये हेल्प करेगी आपको कहाँ? मेंस में, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो मेंस में ही पूछी जा सकती है। चीन के खिलाफ सामरिक बढ़त, एलएसी पर चीन की गतिविधियों के बीच भारत को तेज प्रतिक्रिया क्षमता मिलती है। चीनी एयरबेस नागरी गुनसा के बहुत निकट होने से मिरर कैपेबिलिटी बनती है। जो चाइना का एयरबेस है हम उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी वहां से एयरफोर्स का यूज़ करके चाइना हमको आंख दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि चाइना अब जो छोटी मोटी झड़पें करने की कोशिश करता था वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है। हालांकि हमें तो एलएसी भी नहीं चाहिए, हमें तो उसके बाद का पूरा जो अपना लद्दाख वाला एरिया है वो पूरा चाहिए। स्थितियां बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी, आगे उसको भी हम लेकर रहेंगे, ये तो मुझे समझ में आता है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस, 13,710 फीट की जो रनवे है यहाँ से हम ऑपरेशंस चला पाएंगे। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, भारी ट्रांसपोर्ट विमान यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए भी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, दूसरी तरफ चाइना के लिए भी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो
विन विन सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। हाई एल्टीट्यूड पर है तो जो खराब क्षेत्र होते हैं उन खराब क्षेत्रों में आसानी से हमारी एयरफोर्स अब ऊपर से सर्विलांस या ऊपर से अटैक कर पाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, विशेष संरचना की जरूरत। अब आधुनिक एटीसी हैंगर सर्विस सुविधाएं तैयार हैं। हमने इस तरीके से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है कि किसी भी मौसम में किसी भी परिस्थिति में हम इसको ऑपरेशनल बनाए रख सकें। जो पहले होता था ना कि सर्दियों में बर्फबारी होना शुरू हो जाती थी, ऊपर की साइड पर हमारा इंफ्रा उतना बेहतर नहीं होता था तो हम वहाँ पे सर्विलांस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो सर्विलांस की दिक्कत हमको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ से हम बढ़िया तरीके से अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको रन कर सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक विन है। एक तो चीन के खिलाफ हमने सामरिक बढ़त ले ली है, दूसरे हाई एल्टीट्यूड जो ऑपरेशन है इनको हम लोग बेहतर तरीके से रन कर पाएंगे। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि 1962 में एक हमको वॉर ही देखने को मिलता है, एक धोखे की लड़ाई, और इसमें हमको बहुत लॉस यहाँ पे उठाना पड़ता है और फिर एक समझौता होता है और समझौते के बाद LAC बन जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से, सीज फायर लाइन या युद्ध विराम रेखा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद फिर 1967 में सिक्किम के तिब्बत बॉर्डर के लोचाला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया और चाइना के बहुत सारे जो सैनिक थे उन सैनिकों को हमने बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया। 1975 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए और फिर हमने चाइना को यहाँ पर सबक सिखाया। तो 1962 के बाद 1967, 1975, 1987 भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ। बातचीत के बाद किसी खून खराबी के मामले के शांत हो गया है ना, बिना किसी खून खराबे के मामला शांत हो गया 1987 में। फिर हम लोग ये जो तवांग वाला रीजन है, इस तवांग वाले रीजन में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 27 में डोकलाम में 2017 में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। चीन ने यहाँ सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था। तो 2017 में बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। डोकलाम विवाद आप देखेंगे कि 75 दिन तक चला, चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा था, भारत ने उसका अपोज किया और उसको बाद में रोकना ही पड़ा। फिर हम लोग देखते हैं कि 2020 में लद्दाख के गलवान में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो जाती है और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए जबकि चीन के 38 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। 2022 में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हड़पने की कोशिश की। भारत के 6 जवान घायल हुए और चीन को हमसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सारी झड़पें हुई हैं। इन झड़पों का अब आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब चाइना को डर लगेगा कि भाई अब ऐसी हरकतें नहीं करनी है क्योंकि वहाँ हम बहुत ऊपर अब स्ट्रांगली बैठे हुए हैं और कहीं से भी हम अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया चाइना के रिश्तों में दिक्कत यही है कि चाइना रिश्तों को बेहतर करना ही नहीं चाहता। चाइना गिरगिट है, आप उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चाइना बॉर्डर पे हमको स्ट्रांगली अपनी जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस को बनाए रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रांगली प्रेजेंस नहीं बनाएंगे तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बेहतर तरीके से अपनी जो इंफ्रा है उस इंफ्रा को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे रोड हो, रेलवे हो या एयर एक्टिविटी हो, हर तरीके से। ठीक है, ये एक इनके थोड़े से विवाद का पूरा टाइमलाइन हमने आपको बताया। अब देखो, भारत चीन के बीच LAC को लेकर विवाद रहा है। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच की सीमा है। हम LAC के बारे में कुछ बातें समझते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे LAC नाम दिया गया। भारत मानता है कि LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है, वहीं चीन इसे 2000 किलोमीटर बताता है। ये 3 सेक्टर में बांटता है। बेसिकली ये जो विवाद है वो विवाद हमेशा मैकमोहन जो लाइन है, इस मैकमोहन लाइन के कारण होता है। मैकमोहन लाइन आप सबको पता है कि 1914 में जो शिमला समझौता है, इस शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक समझौता होता है। भारत और तिब्बत की बॉर्डर डिसाइड किए जाते हैं। बाद में तिब्बत पे कब्जा कर लेता है चाइना और वो कहता है कि यार हम इस बॉर्डर को क्यों माने, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम का था। तो जब भी हम लोग बात करते हैं भारत चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अपना ये प्यारा भारत है, यहाँ एक लाइन आपको देखने को मिलती है, इसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। मैकमोहन है ना, वो ऐसी लाइन है। अब इस लाइन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो चाइना को
दिक्कत क्या है, जैसे ये आप लोग देखेंगे ना, इधर ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पहले एक क्षेत्र हुआ करता था NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, और चाइना कहता है ये हमारा है, ये हमको दे दो, जबकि भारत कहता है भाई वो आपका कहाँ से हो सकता है, ये तो हमारा है और हमारा ही रहेगा हमेशा, ध्यान रखिए। तो इसको लेकर हमेशा चाइना को लगता है यार ये हम ले लेते हैं, पर हम अपना हिस्सा क्यों नहीं दे सकते, किसी को कभी भी नहीं दे सकते। हमारा भारत हमारे लिए महान है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये लड़ाई है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे, और जो सारे डिस्प्यूट हमारे बॉर्डर के हैं उन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करके जो भारत है, एक भारत अखंड भारत, इसको बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए कि न्योमा एयरबेस के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह लेह जिले में स्थित है और LAC से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। न्योमा एयरबेस भारत का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, इसका निर्माण कार्य BRO ने पूरा किया, और इनमें से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। मेंस के लिए क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरबेस का पुनः उद्घाटन भारत की सीमा सुरक्षा व सामरिक क्षमता को कैसे प्रभावित करेगा, है ना। सीमा सुरक्षा व सामरिक क्षमता को कैसे प्रभावित करेगा, विश्लेषण कीजिए। LAC के पास हाई एल्टीट्यूड एयरबेस का महत्व आप लोग बता देंगे, इसकी रणनीतिक महत्व बता देंगे, फिर हम 2020 के बाद जो भी पॉलिसी हमने डेवलप की है उनके बारे में बता देंगे। तो ऐसे करके पूरा इसका एक आंसर बन सकता है। चलिए तो फिर, अरे सॉरी, जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारा बैच है 2027 के लिए, प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच, जो P2I के नाम से जाना जाता है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GS लाइव कोड, और इसी तरीके से 2028 के लिए भी हमारा बैच है, यहाँ पे अभी आप GS लाइव कोड यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।